बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 4 और इसका नाम है समास मतलब कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये एक नया अध्याय। तो बच्चों, इससे पिछली कक्षा में जो आप अध्याय कर चुके हैं 1, 2 और 3, क्या आपने उसके सारे प्रश्नोत्तर और पूरे अध्याय का अभ्यास कर लिया है? तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबने बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय समास। ठीक है बच्चों, आइए तो सबसे पहले देखते हैं समास मतलब कंपाउंड के बारे में। देखिए बच्चों, क्या है, इन चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूहों पर विचार कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपको 3 चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए उन्हें देखकर नीचे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या लिखा है, राधा और कृष्ण। तो हम इन्हें बोल सकते हैं साथ में कि राधा कृष्ण, है ना बच्चों। ऐसे ही दूसरा क्या है, देखिए देव जमा देव का आलय, तो हम कह सकते हैं देवालय अर्थात मंदिर, है ना, मंदिर को ही तो देवालय कहते हैं। इसी प्रकार गज का आनन है जिसका, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, गजानन अर्थात गणेश। तो बच्चों आपको पता है ना कि हम गणेश जी को गणेश भी कहते हैं, है ना, या फिर हम गजानन भी कहते हैं। इसी प्रकार राधा और कृष्णा को हम राधा कृष्ण भी कहते हैं और देव का आलय को हम देवालय भी कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए समास का अर्थ है, बताइए समास का अर्थ क्या है। देखिए समास का अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। ठीक है, जैसे कि ऊपर जो हमें उदाहरण दिए गए थे राधा और कृष्ण, तो हमने उसे छोटा करके लिख दिया राधा कृष्ण, है ना बच्चों। तो इसी प्रकार है समास का अर्थ होता है कि छोटा करना या संक्षिप्त करना। ठीक है बच्चों, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना समास कहलाता है। ठीक है बच्चों, समास के बाद बने संयुक्त शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ऊपर दिए गए राधा कृष्ण देवालय तथा गजानन समस्त पद है। तो बच्चों आपको समझ आया कि एक बहुत बड़े नाम को हम छोटा करते हैं, संक्षिप्त रूप में जब लिखते हैं वही होता है आपका सामासिक पद। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द की प्रक्रिया समास कहलाती है। तो बच्चों आपको समझ आया कि जब हमने 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला दिया और उससे एक नया सार्थक शब्द बन गया है जिसका कोई अर्थ है, उसे ही हम समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा कर रही हूँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सामासिक पद मतलब कंपाउंड टर्म। देखिए तो सामासिक पद के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला सामासिक पद, दूसरा पूर्व पद और तीसरा उत्तर पद। ठीक है बच्चों, तो देखिए सामासिक पद क्या है, राजा रानी। ठीक है, ये सामासिक पद है मतलब ये संक्षिप्त पद है। ठीक है बच्चों, अब पूर्व पद देखिए, तो पूर्व पद मतलब क्या होता है, पहले वाला, तो इसमें है राजा, और उत्तर पद मतलब बाद वाला, तो वो क्या है, रानी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार युद्ध भूमि, तो इसका हम पूर्व पद देखेंगे तो क्या आएगा, युद्ध। ये यहाँ पे गलत छपा हुआ है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए युद्ध। ठीक है, और इसका उत्तर पद क्या हो जाएगा, भूमि, तो युद्ध भूमि। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं समास विग्रह। ठीक है, मतलब कंपाउंड डिसइंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए समास विग्रह का मतलब क्या है। समास का मतलब तो आप जानते हैं कि आपने छोटा करके लिखा है और विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ना। तो चलिए बच्चों इसको तोड़कर बड़े रूप में लिखते हैं। आइए बच्चों देखिए, तो समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो भी सामासिक पद होता है उसको आपने अलग अलग करके लिखना होता है। ठीक है, और वही आपका समास विग्रह कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखिए तो समस्त पद आपको दिया हुआ है क्या, तो घुड़सवार था। घुड़सवार का मतलब क्या होता है, घोड़े पर जो सवार है ना बच्चों, उसी को तो घुड़सवार कहते हैं। इसी प्रकार ये तो विग्रह होगा और इसी प्रकार इसका समस्त पद क्या हो जाए। देखिए बच्चे अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि चौराहा। ठीक है, चौराहा, तो इसका क्या मतलब है, विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह। तो देखिए आपने देखा होगा कि 4 राहों का जो समूह होता है, मतलब एक रास्ता इधर भी जा रहा है, एक रास्ता इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो हम उसे कहते हैं चौराहा, मतलब जिसमें 4 रास्ते एक साथ जाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखिए और उदाहरण, राजमहल। राजमहल का मतलब क्या है, विग्रह करेंगे तो राजा का महल। ठीक है, इसी प्रकार माता पिता, इनका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा माता और पिता। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आइए अब करेंगे समास के भेद मतलब काइंड्स ऑफ कंपाउंड। आइए देखें, तो समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तो चलिए देखें कौन कौन से होते हैं। देखिए बच्चों, तो पहला है अव्ययीभाव समास। ठीक है बच्चों, तो हम एक एक करके सारे भेदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पहला पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला है अव्ययीभाव समास। ठीक है बच्चों, देखिए जिस समस्त पद
मतलब समास में पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद संज्ञा, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या बताया कि पूर्व पद मतलब आगे वाला जो पद है वो अव्यय होना चाहिए और जो उत्तर पद है मतलब बाद वाला वो संज्ञा होनी चाहिए। चलिए ऐसे ही कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि समस्त पद है प्रतिदिन। ठीक है, अब प्रतिदिन में जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, हर दिन, है ना। ऐसे ही समस्त पद देखिए, जैसे कि प्रति वर्ष है। ठीक है, प्रति वर्ष का क्या मतलब है, वैसे ही हर वर्ष है। ठीक है, देखिए निडर, अब निडर का क्या मतलब है, डर के बिना, है ना। क्या मतलब है इसका, डर के बिना। तो आप इसमें देख रहे हैं क्या कि निडर में नी जो है आगे अव्यय है और डर क्या है, यहाँ पे आप संज्ञा कह सकते हैं क्योंकि भाववाचक है ना। ठीक है बच्चों, ऐसे ही भर पेट, तो भर ये क्या है, आप बोल सकते हैं क्या है आपका, बताइए। ये आपका अव्यय है और पेट, ठीक है, ये आपकी संज्ञा हो जाएगी। तो भर पेट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये पेट भरकर। ठीक है, ऐसे ही यथाकर, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। ठीक है, आजीवन मतलब होता है जीवन तक। ठीक है, बेखटके मतलब बिना खटके, बेखटके मतलब बिना खटके के। ठीक है, निसंदेह मतलब संदेह के बिना। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखिए इसका दूसरा भेद, तो ये है तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, देखिए तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या बोला गया है कि उसका पूर्व पद विशेषण होना चाहिए और जो उत्तर पद है वो प्रधान होना चाहिए। ठीक है, ऐसो को हम बोलते हैं तत्पुरुष समास, ऐसे शब्द को हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इन समास के दोनों पदों के बीच कर्म लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों जैसे कि को, से, के लिए, का, के, की, में, पर आदि का लोप हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए तत्पुरुष समास के हमारे पास और कितने भेद हैं इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे देखिए तो तत्पुरुष समास के आप देख रहे हैं, तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। आइए देखें एक एक करके इसके कौन से 6 भेद है। तो देखिए कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है, ये पहला है। तो जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखें जैसे कि समस्त पद क्या दिया हुआ, शरणागत, क्या दिया हुआ, शरणागत। तो विग्रह जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, शरण को आगत। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि जब हमारे पास एक बड़ा सा शब्द था, बड़ा सा पूरा वाक्य था कि शरण को आगत, तो जब हमने इसका समास में लिखा तो क्या हो गया, को का लोप हो गया, मतलब को गायब हो गया, हट गया, और क्या बन गया, शरणागत। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार है जैसे माखन चोर। ठीक है, तो माखन चोर का विग्रह होता है कि माखन को चुराने वाला। तो जब हमने इसका समास लिखा था तो क्या हो गया था, को का लोप हो गया था, को गायब हो गया था ना, तो ये वही है। ठीक है, इसी प्रकार है यश प्राप्त। ठीक है, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त, तो इसमें बीच में सभी में को आ रहा है ना बच्चों। इसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है बच्चों, आइए ख देखते हैं, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए जिस समास में करण की विभक्ति, जिस समास में करण की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने क्या देखना है, ये जो समास जब हम लिखेंगे तो उसमें आपका से या के द्वारा, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, लोप हो जाना चाहिए। चलो तो देखें जैसे कि यह है सूरकृप, क्या है, सूरकृप, तो अगर हम इसे लिखें तो ये हो जाएगा आपका समास विग्रह सूर के द्वारा कृत। ठीक है, सूरकृत मतलब सूर के द्वारा कृत। ठीक है, तो के द्वारा इसमें गायब हो गया था, है ना। इसी प्रकार रेखांकित, तो रेखा से अंकित, तो से का भी क्या हो गया, इसमें लोप हो गया। ठीक है, ऐसे ही मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगा, शोकाकुल मतलब शोक से आकुल। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं इसका ग, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, देखिए तो जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इसमें देखना है कि के लिए अगर वो लोप होता है तो हम कैसे हैं ये सकते, अगर के लिए लोप होता है तो हम कह सकते हैं कि वो आपका संप्रदान है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए उदाहरण, तो देशभक्ति। ठीक है, इसका मतलब समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो इसमें के लिए का लोप हो गया ना, और क्या बन गया, देशभक्ति समास। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आराम कुर्सी मतलब आराम के लिए कुर्सी। ठीक है, राह खर्च मतलब राह के लिए खर्च। इसी प्रकार देश प्रेम मतलब देश के लिए प्रेम। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं इसका चौथा घ, अपादान तत्पुरुष समास। देखिए बच्चों जिस समास के अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है, ये देखिए इसमें से का लोप होना चाहिए। तो आप देखिए जैसे कि जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। इसी प्रकार धर्म विमुख मतलब धर्म से विमुख। ठीक है, भयभीत मतलब भय से भीत।
ठीक है। धर्म भ्रष्ट मतलब धर्म से भ्रष्ट, ठीक है बच्चों। आइए आप करते हैं इसका रा, पांचवा, ठीक है। देखिए बच्चों, तो पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है बच्चों। देखिए, जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देखिए क्या है, जल धारा, तो हम कह सकते हैं जल की धारा, तो इसमें की का लोप हो गया। इसी प्रकार पवन पुत्र, तो हम कह सकते हैं पवन का पुत्र, दोनों में संबंध है ना का से, तो का लोप हो गया। इसी प्रकार सेनापति, तो मतलब सेना का पति, ठीक है। गंगा जल मतलब गंगा का जल, ठीक है बच्चों। आइए आप करते हैं इसका छठा, तो ये है च अधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखिए बच्चों, जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपने इसमें देखना है में और पर, ठीक है। आइए देखें, जैसे कि उदाहरण है डिब्बा बंद, तो हम कह सकते हैं डिब्बे में बंद, है ना, तो में इसमें लोप हो गया। इसी प्रकार घुड़सवार, तो मतलब हम कह सकते हैं घोड़े पर सवार, तो पर का भी लोप हो गया। इसी प्रकार आप बीती मतलब आप मतलब अपने पर बीती, ठीक है बच्चों। पर्वतारोहण मतलब पर्वत पर आरोहण, ठीक है बच्चों। चलिए अब करते हैं इसका तीसरा भेद जो हमारा समास का था, यह कर्मधारय समास, ठीक है बच्चों। देखिए, तो कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, ठीक है। क्या है? उपभेद है। जिस समास में समस्त पद में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखें, तो देखिए इसमें आपको क्या बताना है, समस्त पद क्या है, सबसे पहले विशेषण भी है, विशेष्य भी है, या फिर क्या हो, उपमेय उपमान हो, ठीक है। आइए देखिए, जैसे कि नील कमल, ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे नीला है, कमल कैसा है, नीला, तो ये क्या है, विशेषण है ना। और किसके बारे में बात हो रही है, कमल के बारे में, तो वो विशेष्य हो गया। तो नील कमल मतलब विशेषण भी है, विशेष्य भी है। और दूसरा इसमें उपमेय उपमान, इसमें उपमेय और उपमान दोनों ही है। कैसे? उपमेय और उपमान क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे हम किसी के साथ आप क्या करते हैं, तुलना करते हैं ना, तो ये वो बताया, ठीक है। तो ये है नीला कमल। इसी प्रकार है महाराजा, तो हम कह सकते हैं महान राजा, तो महान ये विशेषण हो गया और राजा ये विशेष्य हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मृग नयन, तो मृग के समान नयन, ठीक है। चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे देखते हैं चौथा। देखिए चौथा भेद है इसका द्विगु समास, ठीक है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और पूरा पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए नवग्रह, नव का मतलब क्या है यहाँ पे, 9, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा 9 ग्रहों का समूह, उसी ही हम नवग्रह कहते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का समूह, ठीक है। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार, ठीक है बच्चों। तो ये आपके कुछ इसके उदाहरण हैं। आइए बच्चों आप पांचवा करते हैं, ये है द्वंद्व, ये है द्वंद्व समास, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, तो ये है जिस पद में दोनों ही पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की बात कर रहे हैं, प्रधान हो और समास विग्रह करने पर उनके बीच में और, तथा, अथवा या आदि शब्द आए उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, जैसे कि कुछ उदाहरण है यहाँ पे, दिन रात, तो आप देख रहे हैं इसमें कि दिन और रात दोनों ही क्या है, पूर्व पद, जैसे कि पूर्व पद है दिन और जो उसका उत्तर पद है वो क्या है, रात, तो दोनों ही पद कैसे हैं, इसमें प्रधान है ना बच्चों। एक के बिना अगर आप कोई एक भी हटा देंगे तो आपका ये जो पूरा वाक्य है वो कैसा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही इसमें बताया गया कि दोनों ही पद क्या होने चाहिए, प्रधान होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिन रात का मतलब क्या है, यहाँ पे दिन और रात, तो इसमें और आ गया। ऐसे ही राजा रंग, तो हम कह सकते हैं राजा और रंग, ठीक है। माता पिता, तो माता और पिता। सुख दुख, तो सुख और दुख, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे देखें, छठा देखिए इसका बहुव्रीहि समास, ठीक है बच्चों। देखिए, तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे समस्त पद, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं हो सकते, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों आगे देखिए, जैसे कि समस्त पद क्या है यहाँ पे, गजानन, ठीक है, तो विग्रह क्या हो जाएगा, गज के समान आनन वाला, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसे किस, तो ये कौन होते हैं बताइए, गणेश जी, है ना। तो समास पद का विश्लेषण है ये कौन, गणेश जी। चलिए बच्चों पीतांबर देखिए, तो बच्चों पीतांबर का क्या मतलब है, पीला है अंबर जिसका, ठीक है। अंबर मतलब कपड़ा, तो पीला है अंबर जिसका, तो पीले वस्त्र कौन पहनता है बताइए, श्री कृष्ण, ठीक है। आइए ऐसे ही दशानन है, तो दशानन मतलब क्या है, 10 है आनंद जिसके, ठीक है। अच्छा बताइए, 10 है आनंद जिसके कौन होता है, आनंद मतलब बोल सकते हैं जिसके सिर, तो रावण है ऐसा, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपने सभी समास को बहुत अच्छे से समझा होगा। बच्चों, इसमें जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हैं सभी आपको अपनी पुस्तक में लिखने हैं और उन्हें याद करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों, अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। तो देखिए बच्चों, आओ कुछ बताएं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या बताते हैं ये लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों, मुझे एक एक करके इन सभी के उत्तर दीजिए। क देखिए क्या है। कभी कभी किसी बात को अनेक शब्दों में कहने के स्थान पर एक शब्द में कह दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है जब बड़े शब्द को हम छोटे से शब्दांश में, मतलब छोटे से संक्षिप्त रूप में लिखते हैं? बताइए क्या कहते हैं? उसे हम समास कहते हैं ना बच्चों। ख देखिए, सामासिक पद के कितने भाग होते हैं, इनके नाम बताइए। तो सामासिक पद के कितने भाग होते हैं बताइए? 2 पद ही होते हैं इसके, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखें। इसका अगला प्रश्न ये है, आओ कुछ करें। देखिए पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क देखिए, इसमें गजानन में समास है। बताइए क्या है गजानन में? कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व? बताइए। तो ये है आपका बहुब्रीहि समास। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हमने कहाँ पढ़ा था। देखिए गजानन, ये है ना बहुब्रीहि समास। ठीक है, छठवां वाला भाग उसका। चलिए आगे देखिए, मैं इस पे टिक कर देती हूँ। चलिए बच्चों, तो मैं इसमें सही का निशान लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये है पहला आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसका दूसरा देखिए, ख त्रिमुख में समास है। देखिए त्रिमुख का क्या मतलब होता है? त्रिमुख, जब हम इसे समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मुखों वाला, है ना। तो 3 इसमें क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है ना। तो हमने नंबर कहाँ पे पढ़ा था बताइए? 3 क्या इसमें संख्या है, तो संख्या हमने कहाँ पढ़ा था बताइए? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए बच्चों, समास का ये जो चौथा भेद है द्विगु समास, उसमें क्या आता है? पहले पूर्व पद में संख्या होनी चाहिए। तो ये आपका उदाहरण है द्विगु समास का। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें हम उदाहरण में, चलिए इसको मैं पहले को सही निशान लगा देती हूँ क्योंकि द्विगु समास इसका उत्तर है। आइए तीसरा देखिए, दोनों पद कौन से समास में प्रधान होते हैं? बताइए दोनों पद कौन से में होते हैं? अभी हमने देखा था ना दिन रात वाला, तो दिन और रात दोनों ही क्या थे? प्रधान थे। तो बताइए किसमें था? तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में, कर्मधारय समास में या उपयुक्त सभी में? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। देखिए बच्चों, तो ये है इसका समास का 5वां भेद। ठीक है, कौन सा है? द्वंद्व समास। ठीक है, तो ये देखिए इसमें दोनों ही पद, मतलब पूर्व पद और उसका जो उत्तर पद है, दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर कौन सा वाला? ये दूसरा वाला। ठीक है बच्चों, आइए अब इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। तो ये है, निम्नलिखित समस्त पद को पढ़कर सही समास तक रेखा मिलाइए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, जैसे कि समस्त पद कौन सा है? यथाशक्ति। ठीक है, तो समास कौन सा बताइए? यथाशक्ति मतलब, अच्छा पहले दिन रात का कर लीजिए। ठीक है, दिन रात कौन सा होता है? अभी हमने देखा था, ये द्वंद्व समास है ना। अब द्वंद्व समास ये तो समझ आ गया है ना। अच्छा चलिए बच्चों, आगे देखिए, और सुख दुख, तो ये सुख दुख ये भी आपका द्वंद्व समास में ही आएगा। ठीक है, दशानन ये भी हमने देखा था, कौन सा था आपका? सबसे आखिरी वाला बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो जैसे कि गजानन है, देखिए गजानन भी आपका बहुब्रीहि में आएगा और दशानन भी आपका बहुब्रीहि में ही आएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब प्रतिदिन की बात करें। अगर प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? हर दिन, है ना। तो ये जिसमें अव्यय आता है, तो ये आपका पहला वाला है। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, और यथाशक्ति मतलब ये भी आपका दूसरा ही है, अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चों, तो हमने सारे इसके पास, तो बच्चों हमने सारे भाग इसके कर लिए हैं। आइए अब इसका करते हैं तीसरा प्रश्न। तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों बताइए, क देखिए समास किसे कहते हैं? तो अभी आपने देखा था कि एक बड़े से वाक्य को जब हम छोटे संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं तो वही आपका समास कहलाता है ना बच्चों। ख देखिए, समास के कितने भेद होते हैं? नाम बताइए। तो समास के कितने भेद होते हैं बताइए? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। देखिए इसमें कौन कौन सा है। सबसे पहला कौन सा था हमारा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा कौन सा था? तत्पुरुष समास। ठीक है, तीसरा कौन सा है हमारा बताइए? ये है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। ठीक है, पांचवा है द्वंद्व समास। ठीक है, और छठा है बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों, तो ये 6 इसके भेद हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं। अब देखिए इसका ख, समास के भेद हमने कर लिए। अब ग देखिए, पूर्व पद तथा उत्तर पद से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो पूर्व पद मतलब होता है पहले आने वाला पद और उत्तर पद मतलब होता है सबसे आखिर में आने वाला पद, मतलब बाद वाला। जैसे कि सुख और दुख में अगर लिखे तो सुख क्या हो जाएगा? इसका पूर्व पद, और दुख क्या हो जाएगा? इसका उत्तर पद। ठीक है बच्चों, अब घ देखिए, समास विग्रह से आप क्या समझते हैं? तो समास विग्रह मतलब क्या होता है? देखिए कोई एक संक्षिप्त मतलब छोटा रूप था शब्द का, हमने क्या किया? उसको विग्रह करके उसको बड़ा बना दिया। ठीक है, जैसे कि सुख दुख की अगर बात करें तो इसको हम
विस्तार से कैसे लिखेंगे, मतलब समास वगैरह कैसे होगा इसका, सुख और दुख। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये हो गया आपका पूरा। आइए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो गया, लेकिन इसके अंत में एक क्रियाकलाप, मतलब तो बच्चों इसके अंत में आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आपने अपने मित्रों की सहायता से और उनके साथ मिलकर इसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबने बहुत अच्छे से ये सुना होगा, समझा होगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।